नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और जनहित में आज हम बात करेंगे इंसाफ कब। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा उफान पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है और इस दौरान आपात सेवाएं जारी हैं। हालांकि ओपीडी बंद रहेगी और वैकल्पिक सर्जरी को भी टाल दिया जाएगा। आईएमए के इस हड़ताल का असर कई राज्यों में दिखने लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोकन ने कहा कि देश के हर कोने से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। अन्याय के खिलाफ डॉक्टर एकजुट होकर खड़े हैं। इमरजेंसी सेवाओं का ध्यान रखते हुए विरोध प्रदर्शन जारी है। हर जगह डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। हम सरकार से दिशा में कदम उठाने की उम्मीद करते हैं क्योंकि ये सुरक्षा का एक बुनियादी सवाल है, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, न केवल डॉक्टर्स के लिए बल्कि देश की सभी महिलाओं के लिए। उन्होंने आगे कहा कि अब सरकार को जवाब देना है। हम उनसे मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, जीवन का अधिकार। हम प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे। उनके हस्तक्षेप का समय आ गया है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखना बहुत उचित रहेगा और ऐसा आईएमए ऐसा करेगा। देश के हर राज्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल जारी है। सीबीआई ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं पीड़िता के पिता ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुबह 3 बजे से लेकर 10 बजे तक जब उसके साथ ये घटना हुई तब तक क्या किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, जबकि वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी। उन्होंने पूरे अस्पताल मैनेजमेंट पर शक जताया। वहीं इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी काम ठप है। इसको लेकर डॉक्टर जहां इंसाफ और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं मेडिकल सेवाएं बाधित होने से मरीजों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस घटना को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। हमारे जो आगे ऐसी घटना ना हो अस्पताल के अंदर में, तो इसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो केंद्र सरकार से मांग है, तो उस पर केंद्र सरकार से वर्बल आश्वासन तो मिला है। जैसे मंत्री जी से मिलने भी गए थे तो उन्होंने बोला था और रिटर्न के भी वादा किए थे कि रिटर्न में हम दे देंगे, कमेटी उसकी बना करके। तो जैसा सभी लोगों का है कि एक बार जैसे ही वो कमेटी अगर बना करके आ जाएगी तो हम लोग स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने पर भी विचार कर सकते हैं। और आगे जो बंगाल में जो घटना हुई है उसके लिए पर हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है। तो हमारी अभी तक जो है जो मांग पूरी भी हुई है वो सिर्फ हाई कोर्ट ने की है और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक आगे नहीं आई है। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लाल किले पे जो उन्होंने विमेन सेफ्टी की बात की उसको प्लीज़ सीरियसली लागू करवाएं ताकि हम सेफ फील कर सकें। हमें आज हड़ताल पे जाना पड़ा है क्योंकि कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें आगे सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं करी है और जो पीड़ित हैं उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला है और जस्टिस नहीं मिला है। उसके लिए आज हम हड़ताल पर हैं। मामला किसी एक राज्य का नहीं रहा, अपितु यह पूरे समूचे देश का, समूचे विश्व का बन चुका है। जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है उस पर, उसकी सुरक्षा को लेके, डॉक्टरों के समर्थन में वहाँ पे कोलकाता में जो डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं उनके विरोध में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यही हमारा मुख्य मुद्दा है। समाज के सब लोगों को बोलते हैं कि ऐसी घटना आगे भी किसी के साथ, ना कि केवल डॉक्टर के साथ, किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो, तो सब लोग साथ में आए और इस तरह की घटना का विरोध करें। और हम आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सभी रेसिडेंट डॉक्टर और सभी लोगों के साथ है और आगे भी हमारी यही इच्छा होगी और हमारा प्रयत्न यही है कि उन लोगों को न्याय मिले। जो गवर्नमेंट से डिमांड की हुई है, मांग की है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। लगातार डॉक्टरों पे कोई ना कोई अत्याचार या फिर मारपीट या ऐसे हादसे होते रहते हैं और अभी तक इस मामले में कोई भी कड़क पगला उठाया नहीं गया है। तो हमारी मांग यही है कि सरकार इस पे पूरा ध्यान दे और पीड़िता को न्याय मिले और डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए आगे और भी कड़क नियम बनाए जाए। झारखंड से आया हूँ और नया कार्ड बनवाना था, तो अभी बोला डॉक्टर लोगों ने, नर्स लोगों की अभी हड़ताल चल रहा है, अभी काम नहीं हो पाएगा आपका, आप बाद में आना। और हम आए हुए हैं 10 तारीख से, यहाँ 4-5 दिन आए हुए हो गया है मेरा। परेशानी तो बहुत, झारखंड से आना और यहाँ दिल्ली में रहना बहुत परेशानी तो झेलना पड़ रहा है। मेरे बड़े भाई को कैंसर है ना। पिछले 1 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। 12 तारीख की डेट थी, लेकिन मैं 12 तारीख से रेगुलर आ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना कोई बताते कि कब हमें आना है, ना कोई डेट बताते। आज आप एम्स में आए, क्या कुछ कहा गया आपसे? कोई बात नहीं की गई, ये कह दिया कि वेट करो। लास्ट में बोल दिया कि अभी डॉक्टर लोग स्ट्राइक पर है। सुबह के आए, नहीं हुआ, कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या कहना है, क्या बता रहे हैं आप? कि डॉक्टर लोग नहीं है, कहीं हड़ताल चल रही है।
कितनी परेशानी हो रही है? आप कहाँ से आए हैं? आप सागर देवरी से कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा हो रही ना। हम मौसू करो जब सोमवार के दिन आए थे तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई शुक्रवार के दिन 8-9 बजे आ जाए थे। 9 बजे आ गए गाड़ी करके, हम 9 बजे आ गए। गरीब आदमी मजूरी करा थे, हमारे कछु नहीं ऐसी काय किया जाए जब उन्हें पता है तो के हड़ताल है। कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। जहाँ तो सवाल यही है कि आखिर इंसाफ कब। जिस तरीके से आज जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है 24 घंटे के लिए, साथ ही साथ डॉक्टरों की लगातार मांग है कि सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये देश की बेटियों का सवाल है, सिर्फ एक ही बेटी की बात नहीं है। शहर शहर में इसका साफ तौर पर व्यापक असर भी देखने को मिला है। ओपीडी बंद कर दी गई है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से हड़ताल की वजह से मेडिकल सेवाएं जो हैं वो भी प्रभावित होती आज नज़र आ रही हैं। देश भर में इस हड़ताल का व्यापक असर जो है वो नज़र आ रहा है और इंसाफ की दरकार जो है वो कोने कोने में गूंजती हुई नज़र आई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी जाएगी, उनके हस्तक्षेप का वक्त आ गया है। साथ ही साथ सरकार से भी जवाब तलब किया जा रहा है। लगातार डॉक्टर्स जिस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, 8 दिन हो चुके हैं और आज चूंकि आईएमए ने यह आह्वान किया था कि जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद और एक जो रेप एक व्यक्ति ने नहीं, इसके अंदर 4-5 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं और उसके होने के जस्ट 2 दिन के बाद उन डॉक्टरों के ऊपर, सबके ऊपर बुरी तरह से हमला किया गया। क्या वेस्ट बंगाल की सरकार उसको देख नहीं रही है? ये कह रहे हैं कि भाई स्टेट इशू है, स्टेट के अंदर रेप का लॉ है, स्टेट के अंदर यही पुलिस जो यहाँ हमें रोकने के लिए खड़ी हुई है, क्या ये पुलिस वहां पे क्यों नहीं काम कर रही? क्यों उस अस्पताल के अंदर 2 दिन के बाद फिर मारापीटी करी गई, उसमें डॉक्टर बंद करे गए, ये पुलिस वहां कहाँ क्यों नहीं गई? वहां ये पुलिस क्यों नहीं जाती है? और क्यों नहीं सेंट्रल लॉ लगाया जाता? अगर स्टेट नहीं कुछ कर रही है तो ये सेंट्रल की गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए। जहां छोटी सी बात होती है उसके अंदर तो सरकार बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। आज एक डॉक्टर के साथ जो अपनी पूरी मेहनत करके 10 साल अपने जीवन के लगाने के बाद किसको बचाता है? इस पब्लिक को बचाता है, इन सबको बचाता है। उसके साथ इस तरीके का व्यवहार, और बहुत सारे दिनों में, बहुत समय से ये मांग चल रही है। निर्भया कांड के बाद क्या हुआ? वो भी एक हमारी बेटी थी, ये भी एक हमारी बेटी है। अगर इस तरीके से देश के अंदर ये रहेगा तो अब ये सहनीय नहीं होगा और कुछ ना कुछ अब हम करके ही छोड़ेंगे, चाहे अस्पताल बंद हो, चाहे परमानेंट बंद हो, चाहे कुछ भी बंद। क्या बाहर आने नहीं दिया जा रहा है? ये तो यही है ना, ये पुलिस वालों से, मीडिया वालों से पूछा जाए कि क्या हमारी मांग नाजायज है? अगर ये मांग नाजायज है तो फिर ठीक है, ऐसा ये चलेगा। ये पुलिस वाले भी आते हैं हमारे पास, सड़क से उठ के आते हैं हमारे पास, तब हम इनका भी तो इलाज करते हैं। किसी भी हालत में आते हैं तब भी तो इलाज करते हैं। और इस तरीके से हमारी आवाज को दबा देना अच्छी बात नहीं है, सरकार के लिए ये एक अच्छा माहौल नहीं है। बाहर खड़े रहो। मैं डॉक्टर राधा जैन, आईएमए इजराइल ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ। ये जो केस, ये जो जघन्य घटना हुई है,
सबको पता है, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है हमको। पर अगर जब तक वो कल्प्रिट अंदर नहीं जाएंगे हमारा मूवमेंट ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें सारे दिल्ली के सारे हॉस्पिटल आज बंद हैं, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी में इमरजेंसी के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और लैब्स सभी बंद कर दी गई हैं। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग ये स्ट्राइक कंटिन्यू कर देंगे। अरे आप ये सोचो ना, वो एक डॉक्टर नहीं, एक लड़की थी है, उसके साथ ऐसा हुआ, बहुत ही गलत है। मतलब आज इस समय आप कोई लड़की डॉक्टर या कोई सिस्टर या कोई भी पेशेंट, उसके लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल है कि वो हॉस्पिटल में जाके इलाज भी नहीं करवा सकता है। जब डॉक्टर अपने जोन में सेफ नहीं है तो हाउ कैन पेशेंट वी कैन सेव आवर पेशेंट्स। दिस इज वेरी मतलब पेशेंट मतलब वहाँ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही निगेटिव वो है कि अभी तक उन्होंने कोई भी एक्शन कल्प्रिट के अगेंस्ट नहीं लिया है। सबसे पहले तो जो सीपीए और साथ में जो मर्डर हुआ है जिस लड़की का, तो उसका कैपिटल पनिशमेंट, उसको जो भी उनको हैंग किया जाए, जो भी लोग उन्होंने कल्प्रिट हैं। कहाँ है वो, कहाँ है? एक 2 साल ऐसे नहीं सर, हमें इमीडिएट चाहिए एक्शन। ऐसा क्या, ऐसा सालों में घूमते रहेंगे, फायदा क्या हुआ? और हमारे बच्चे ऐसे मरती रहेंगी, हमारे बच्चे ऐसे ही रेजिडेंट डॉक्टर बेचारे सफर करते रहेंगे। कितने डरे हुए हैं ये, 48 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, नाइट को सोने को नहीं मिलता है इन लोगों को। वैसे ही वो इतने डरे हुए और डरा दिया है। क्यों पढ़ेगी बेटी, कौन पढ़ेगा? और मेडिकल लाइन में कौन जाना, मेडिकल लाइन में कौन जाना चाहेगा ऐसे, जब ऐसे वहां पर जाके लोगों का मर्डर होना चालू हो जाएगा? दिस इज वेरी रॉन्ग। तो ये बेटी पढ़ेगी तो बचेगी नहीं। देख लो ना क्या बचा है बेटी के। आप लोग बेटी पढ़ा तो रहे हो, बचा तो नहीं पा रहे हो। गवर्नमेंट सेफ्टी तो नहीं दे पा रही ना हम लोगों को, क्या फायदा हो रहा है? फिलहाल डॉक्टरों की मांग है कि सुरक्षा की गारंटी मिले, साथ ही साथ इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है और जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा हो। और फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि सीबीआई लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे संदीप मिश्रा, संवाददाता लखनऊ से, शुभम कोटनाला संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब्दुल मलिक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशंक गैरन जी बाल रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेयर आनंद जी डायरेक्टर हैं विल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संदीप आपसे करते हैं। आज लखनऊ में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे देश भर में डॉक्टर्स की आज हड़ताल रही है, एक तरीके से कहें कि कार्य बहिष्कार रहा, इसका कितना असर देखने को मिला है राजधानी लखनऊ में? देखिए ये सी कि जिस तरीके से हम बंगाल की बात करते हैं, यहाँ पे जिस घटना के बाद से अब सरकारी अस्पताल छोड़ करके प्राइवेट हॉस्पिटल भी लगातार जो है समर्थन देने के लिए आईएमएस को तैयार हो चुके हैं। यानी कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो है कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत से हॉस्पिटल लखनऊ में भी देखने को मिले हैं जो जिन हॉस्पिटल में काम पूरे दिन बाधित रहा है और वो लोग जो है कैंडल मार्च जो लेकर के बाहर सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। हालांकि दिन भर उनका काम रहा है, दिन भर उन्होंने काम किया है प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन शाम के समय जो है अब कैंडल मार्च जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम अगर सरकारी हॉस्पिटलों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को सुबह से मिलता नजर आया है कि इन हॉस्पिटलों में लगातार ओपीडी जो है वो बाधित रही है। लोगों का जो इलाज होता था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। वजह साफ है कि जिस तरीके से लगातार डॉक्टरों की जो मांग है कि कहीं ना कहीं उस मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा मांग नहीं पूरी होती है तो निश्चित तौर पे एक बड़े आंदोलन की तरफ जो है अब ये डॉक्टर जो है वो उतरते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में साफ है कि पूरी तरीके से कि जिस तरीके से प्रशासन से मांग की जा रही है, और अब तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ की सरकार को छोड़ करके केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार इसमें अपनी दखलंदाजी करे और इस पूरे मसले पर जो है एक नई टिप्पणी के साथ में टिप्पणी करे। तो साफ तौर पे जिस तरीके से डॉक्टरों का लगातार जो रुख है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो लगातार जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं और लखनऊ में लगभग अधिकतर हॉस्पिटलों में ऐसा देखने को मिला है, जिससे कि आज जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है बाधित रही हैं। हालांकि इन सब मामलों की अगर हम बात करते हैं तो अब लगातार जो है पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी अपनी अपनी रोटियां जो है वो सेकने लगी हैं, क्योंकि चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, उन्होंने अपने एक्स पे लिखा है और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव
भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ कल राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने बहुत सी बातें कहते हुए नजर आए लखनऊ में जब पहुंचे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो लगातार अब राजनीति भी इस पर होने लगी है। तो क्या अब इस महत्वपूर्ण होगा कि डॉक्टरों के इस मुद्दे पर क्या केंद्र सरकार भी कोई बड़ा कदम उठाएगी, या फिर इन मुद्दों पर लेकर के अभी भी केंद्र सरकार चुप रहने वाली है, या राज्य सरकार इस पर भी कोई कुछ वहां की बंगाल की जो राज्य सरकार है वो कोई एक बड़ा फैसला लेने के लिए उतारू होगी। तो तमाम इन चीजों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जो है आज सुबह से शाम तक देखने को मिले हैं। हालांकि कल भी इसका विरोध जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों ने ऐलान किया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। तो क्या इनसे क्या मायने निकाले जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। ये तो मरीजों को भी काफी दिक्कतों का संदीप यहाँ पर सामना करना पड़ा होगा आज, जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं और कई जगह से तो ऐसी खबरें आई कि मरीजों को वापस लौटना पड़ा है बिना इलाज के ही। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनका उपचार जो है वो हर दिन होता है, या कह सकते हैं कि हर 2 दिन के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होता है, या तो फिर इस तरीके से होता है तो MWS की तरफ होता है, या तो ओपीडी उनको आना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ओपीडी में उनका जब पर्चा लगता है तब जाकर के डॉक्टरों से मुलाकात हो पाती है। तो जब ओपीडी ही पूरी ध्वस्त हो जाएगी तो निश्चित तौर पर डॉक्टरों का मिलना असंभव होगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर जो उपचार थे वो उपचार बेहतर उपचार नहीं मिल पाए, क्योंकि कुछ डॉक्टरों ने जब इसका विरोध किया था तो कुछ डॉक्टर जो है वहां पर इलाज करते नजर आ रहे थे। उसका भी उन डॉक्टरों ने विरोध किया कि आप आखिर जब हम लोग विरोध कर रहे हैं तो आप भी वहां विरोध में शामिल हो जाइए। तो ऐसे में ओपीडी आज सुबह से शाम तक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 1:30 बजे तक की ओपीडी होती है वो ओपीडी फिलहाल आज बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों में देखने को नहीं मिली है। जो मरीज आ रहे थे दूर दराज से आ रहे थे, जैसे कि लखनऊ में कई बड़े हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में दूर दराज से लोग आते हैं, कोई गोरखपुर से आता है, कोई बस्ती से आता है, कोई गाजियाबाद से, तो तमाम जगहों से जो लोग आते हैं उनको लखनऊ में फिर से दोबारा रुकना पड़ गया, क्योंकि डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से उनका उपचार नहीं हो पाया, डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ठीक है संदीप, वापस आते हैं। शुभम कोटनाला संवाददाता देहरादून से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अगर हम देहरादून की बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से इस हड़ताल का असर देखने को मिला है? जी बिल्कुल, देखें तो जो कोलकाता की जो घटना थी, पश्चिम बंगाल की घटना, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और ख़ास करके डॉक्टरों में और रेसिडेंट डॉक्टरों में जो है खासा इसमें आक्रोश देखने को मिला है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है और पूरे उत्तराखंड में भी आज जो है सरकारी और निजी अस्पतालों में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। हम आज राजधानी देहरादून के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पहुंचे तो हमने वहां देखा कि वहां पर भी ओपीडी सेवाएं बंद की गई थी और वहां पर जो लेडी डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर, और उसके साथ जो जेंट्स भी हैं, दोनों ही वहां पर परिसर में उन्होंने तमाम तरह के वहां पर प्रोटेस्ट किए और वहां पर नारे लगाए गए और साथ ही साथ ये मांग की गई कि जो भी उसमें दरिंदगी में जो भी आरोपी हैं उनको जो है उनको पूरी कड़ाई के साथ उनको जो है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, हमने देखा है तो ये निर्भया 2.0 का उसको नाम दिया गया है, क्योंकि ऐसा ही जो मामला हमने दिल्ली में निर्भया के समय देखा है वो भी ऐसा ही हैवानियत और दर्दनाक ऐसी घटना देखने को हमें मिली है। तो उसके बाद से लोगों में खासा आक्रोश है। और हम आपको बता दें क्योंकि उत्तराखंड में भी हाल ही में 30 जुलाई के समय इस तरह की एक घटना और हुई है जो कि उधम सिंह नगर जिले में हुई है, जिसमें एक नर्स के साथ उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद जो है उसको एक व्यक्ति द्वारा जो है मार दिया गया। तो इसके बाद से जो है उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला है और कहीं ना कहीं हम देखें तो ये एक समाज का एक ऐसा स्वरूप दिखाता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा भयावह और बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी से भरा हुआ है। किसी भी वर्ग को इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इसका समर्थन करता हुआ नज़र आए, लेकिन हम वहीं देखें तो राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती आ रही हैं। हमने देखा है कि बीते दिन भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय आए और उन्होंने कोलकाता की घटना को लेकर अलायंस पे, जो इंडियन अलायंस है उस पर निशाना साधा और राहुल गांधी और साथी अलायंस के जितने भी दल हैं उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं वो आरोप, तो क्या कल भी इसका व्यापक असर जो है वो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मरीजों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जी बिल्कुल, हम देखें तो ऐसे में क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर हैं और जो है उनकी हड़ताल भी जो कहीं ना कहीं हम कहें तो उनकी जो एक दर्द है, उनकी जो एक पीड़ा है वो कहीं ना कहीं साफ और स्पष्ट तौर पर झलकती है। उनके अंदर जो एक अनसिक्योरिटी की भावना है वो साफ तौर पर हमने देखी है और जिसके चलते वो हड़ताल पर हैं। ऐसे में मरीज को भी हम देखें तो कहीं ना कहीं मरीज भी अस्पताल में पहुँचे डेली रूटीन की तरह अस्पताल में पहुँचे अपना इलाज करवाने, लेकिन जब OPD सेवाएँ बंद रखी गई थी तो ऐसे में मरीजों को जो है बेरंग लौटना पड़ा। हालांकि जो पुराने पर्चे के मरीज थे उनको तो फिलहाल उपचार दिया गया, लेकिन जो जिन्होंने नए पर्चे बनवाने थे उनको कहीं ना कहीं ऐसे मरीजों को जो है जो विभिन्न क्षेत्रों से आए थे उनको फिर जो है बेरंग लौटना पड़ा। और कई मरीज ऐसे भी थे जिनके अपने छोटे बच्चे भी थे जिनकी। शुभम, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। जाना चाहिए हमारा भारत सदियों से विभिन्न चुनौतियों का सामना करता आया है। हमने विदेशी आक्रमणों को, सामाजिक समस्याओं और आंतरिक संघर्षों को सहा है, लेकिन देश की आत्मा कभी भी इन चुनौतियों के सामने झुकी नहीं है। यह वही आत्मा है जो हमें सदियों से प्रेरित करती आई है। आज जब आप इस नई जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं तो आपके कंधों पर देश की महान सेवा का भार है। बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं जो आपको भविष्य में निभाने हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस देश की आत्मा को और अधिक सशक्त बनाएं और इसमें बल देने का काम करें और उन चुनौतियों से उबारने में भी अपना योगदान दें जो आज हमारे सामने खड़ी हैं। बहुत बार ऐसा नहीं होगा कि बहुत बार आपको ऊपर से ही कहा जाएगा कि आपको इस तरह से काम करना है। बहुत बार देश काल परिस्थिति के अनुसार भी आपको काम करना पड़ेगा। और जब भी आपको नई जगह पर काम करने का अवसर मिले तो मैं आप एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि वहां पर जहां भी आप जाएं, बहुत लोग जिनको आज आवश्यकता है हमारी सहायता की, उनकी हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। केवल वो 10 to 5 का जो कल्चर है उस कल्चर में न जाते हुए जो मिशन कर्मयोगी कल्चर है उसको हम सब अपनाएं और वहां की ओनरशिप लें। जिस स्थान पर भी आपको नियुक्ति मिले कि लगना चाहिए कि 21वीं सदी के ये नए प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर आए हैं, नए प्रशासनिक सेवक आए हैं जिन्होंने सारी व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, कि एक नया मॉडल खड़ा कर दिया। इस प्रकार का भाव आपकी ट्रेनिंग पूरे होते ही आप सबके अंदर आ जाना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कार्यों और निर्णयों से राष्ट्रवाद, धर्म और संस्कृति से जुड़े मूल्यों और आदर्शों का पालन करें। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। और सच में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उस समय की हमें कल्पना करनी चाहिए कि जब भारत विकसित होगा तो कैसा भारत होगा, कैसी हमारी सड़कें होंगी, कैसी हमारी व्यवस्था होंगी, कैसा हमारा प्रबंधन होगा, कैसे हमारे इंस्टीट्यूशन होंगे, किस प्रकार की हमारी नीतियां होंगी। ये सब हमारे विचार में आना चाहिए कि भारत विकसित होगा और उसमें हम किस प्रकार का अपना योगदान देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि आजादी के 100 वर्ष जब पूरे होंगे तब भारत विकसित राष्ट्र बनाना है। आने वाले समय में आप विकसित भारत बनाने की इस महत्वपूर्ण यात्रा के प्रमुख सारथी हैं, क्योंकि अगले 25 साल भारत की इस विकास यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाले हैं। यानी कि अमृत काल, इस अमृत काल को अमृत देने का काम आप सबके माध्यम से होना है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय के लक्ष्य के साथ भारत के निर्माण के निरंतर कार्य चल रहे हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने में आपकी भूमिका और अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे यही अपेक्षा है कि आप न केवल अच्छे
प्रशासनिक अधिकारी बने, बल्कि अपने देश के संस्कृति के और सभ्यता के भी अच्छे रक्षक भी बने, सच्चे रक्षक बने। आप जिस पद पर भी जाएं, यह सुनिश्चित करें कि आपके निर्णय, आपके कार्य समाज के सभी वर्गों को सहायता करेंगे, सभी वर्गों को लाभ देंगे। राष्ट्र और देश में आपके कार्यों से योगदान होगा। विशेषकर उन लोगों के हित में, इनके बारे में डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बहुत विस्तार से कहा कि जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके जीवन में भी सुधार लाएं, उनके जीवन में भी परिवर्तन आए और उन्हें एक बेहतर भविष्य दें। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आप सभी ने न केवल सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, बल्कि आपने इस देश की सेवा करने का संकल्प भी लिया है। मुझे विश्वास है आपका इस संकल्प इस देश को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। मैं इस अवसर पर संकल्प के सभी शिक्षकों का, मार्गदर्शक मंडल, अधिकारी गणों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आप जैसे होनहार युवाओं को इस कठिन परीक्षा के लिए तैयार किया और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। मैं उन सभी को पुनः बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सदैव राष्ट्र की सेवा और समर्पण के पथ पर आगे बढ़ते रहें और जिन स्थानों पर भी जाएं, उन स्थानों को निश्चित रूप से बदलने का काम करें, उनको एक नई ताकत देने का काम करें। और ये सत्ता तो आपको मिली गई है, तो ये मानिए कि इस देश के अंदर जो सर्वोच्च सेवा होती है, उस सेवा में आकर आपने अपनी एक सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन इस जीवन को सफल बनाना है। ये जीवन तभी आपका सफल और सार्थक होगा जब आप वास्तव में जो लोग जरूरतमंद हैं उनको। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं इंसाफ कब और चर्चा इसी पर बेल आनंद जी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। बेल आनंद जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से आज डॉक्टर्स की हड़ताल रही है, कार्य बहिष्कार किया गया है, ओपीडीज बंद रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं हालांकि चालू रही हैं, फिलहाल कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, एक डॉक्टर्स में आप जिसको भी देख लीजिए, आज समस्त, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि संपूर्ण भारत में चिकित्सा जगत से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब में रोष है, क्योंकि उनको ये फील हो रहा है कि हम सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम सुरक्षित नहीं, हमें सुरक्षा, हमारे अंदर इतना डर बैठा हुआ है, तो हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे? मैं केंद्र सरकार से भी एक निवेदन करता हूँ कि उनको किसी भी कीमत पर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का एक घटना हुआ है, इसमें एक ऐसा उदाहरण इनको प्रस्तुत करना चाहिए, लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर बैठना चाहिए ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति संपूर्ण भारत में कभी ना हो। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी सरकार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसमें सरकार को सारी चीजें भूल करके इसमें एक सिर्फ उस पीड़िता को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत में जितनी भी महिलाएं हैं उनको उस पीड़िता के द्वारा न्याय मिलेगा। बिल्कुल। वापस आते हैं आपके पास, अशंक आर्यन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बाल रोग विशेषज्ञ। अशंक जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, या जिस तरीके से आज कार्य बहिष्कार हो रहा है, पूरे देश भर में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है, और ये जाहिर है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स में रोष है, और सिर्फ वो न्याय एक बेटी के लिए नहीं मांग रहे, वो उन तमाम लड़कियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आज जो घर के बाहर हैं, जो काम कर रही हैं, या जो पब्लिक प्लेसेस पे जाती हैं, या इस तरीके से किसी दफ्तर में काम करती हैं, उन तमाम बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। जी मैम, मैं वही बात आपके दोहराना चाहूंगा। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि डॉक्टर्स की तरफ से आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आज की तारीख में हम इस दोराहे पे खड़े हैं तो ऐसा है क्यों, डॉक्टर्स ये अपनी हड़ताल कर क्यों रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम आए क्यों। हमारा कंट्री एक डेमोक्रेसी है, इसमें सब चीजों को सही से फंक्शन होना चाहिए, इस तरह का कोई घटना होनी ही नहीं चाहिए। और चलिए इस तरह की घटना हो जाती है तो क्या उसके बाद एक समुचित कार्यवाही जो होनी चाहिए, क्या वो होती है? वो कार्यवाही होती नहीं है। अब आप देखिए कि डॉक्टर्स एक प्रशिक्षित वर्ग है,
ये इनको अपने अधिकारों के बारे में सब मालूम है कि हमें अपने अधिकार हमारे क्या हैं, हमें उनका कैसे प्रयोग करना चाहिए। जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो अपनी तरफ से पूरे सजग हैं, जिस तरह भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उनके साथ एक बहुत गलत घटना हुई है। ये पहली बात तो सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, एक लेडी के साथ हुई है। उसके बाद डॉक्टर्स इस इशू को लेके चल रहे हैं, इस घटना को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें, ये एक टोटल फेलियर है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो अगर आप देखें उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से लेके, वहां के ब्यूरोक्रेट से लेके, वहां के पुलिस से लेके, वहां की सरकार से लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके, और मैं कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा अगर आप देखें हमारे न्यायालय हैं और हमारे प्रेसिडेंट हैं, न्यायालय भी हमारे ये चीजों का अखबारों के और समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज में जो सुनते हैं उस पे वो एक्शन लेते हैं। तो कहीं ये एक टोटल फेलियर है और ये नौबत हर बार आती है, ये एक बार नहीं है। तो क्या जब तक सड़कों पे नहीं उतरा जाएगा तब तक एक नॉर्मल केस में जिसमें नॉर्मल तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होगी। इतने सालों से ये सब चल रहा है और ये सिर्फ डॉक्टर्स के अधिकारों की बात नहीं है, ये एक सही और गलत की बात है। क्या हमेशा जितनी भी सरकारें हैं वो वोट बैंक में तोलती रहेंगी? अगर किसी पर्टिकुलर वोट बैंक से रिलेटेड कोई घटना होगी तभी उस पर कार्रवाई होगी। क्या हमारे कंट्री में कुछ सही गलत का आकलन रहा ही नहीं है? न्यायालय भी उस पर तभी संज्ञान लेंगे। क्या प्रेसिडेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, क्या टोटल फेलियर रहेगा? हम सड़कों पे उतरे, देखिए सड़कों पे उतरने से क्या हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? आम पब्लिक का हो रहा है, वीआईपीज का, नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, पुलिस का, या किसी गवर्नमेंट का तो नुकसान नहीं हो रहा, आम पब्लिक का हो रहा है। ये हम लोग डॉक्टर्स भी जानते हैं, हमारी संवेदना उन सबके साथ है, लेकिन हमें उतरना पड़ रहा है। हम अगर एक शिक्षित वर्ग एक किस तरीके से हम प्रोटेस्ट करें, हम इतने सालों से प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं, तो अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएं? प्रोटेस्ट के माध्यम तक ही तो पहुंचा सकते हैं। अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, इन इश्यूज को लेके बार बार गवर्नमेंट तक जा रही है बातें। उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है कि 200 डॉक्टर्स बैठे हैं, छोटी छोटी बातों पे धारा 144 लग जाती है, वो डॉक्टर्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक भीड़ आती है 6-7 हजार लोगों की और वो उनके ऊपर से उनको स्टॉम्प करके चली जाती है। ये हमारी व्यवस्था है, ये देख रहे हैं हमारे न्यायालय, ये हमारे वहां पे पुलिस उनको एक वॉलंटियर के रूप में उस हॉस्पिटल के अंदर भेजती है जो एक रेपिस्ट है, जो एक हिस्ट्री शीटर है, ये हमारी पुलिस है। वहां के पुलिस कमिश्नर के बारे में हाई कोर्ट में वहां वकील खड़े होकर बोलते हैं कि इन्होंने तो पुराना केस भी वॉशअप किया था, ये तो वही कमिश्नर है, 10 साल में सब छूट जाएंगे। ये हमारी न्याय व्यवस्था है, ये हमारे पुलिस है। वहां की गवर्नमेंट को कोई इस चीज की चिंता ही नहीं है। 6-7 हजार रुपए लोग स्टॉम्प करके जा रहे हैं, वहां की जो गवर्नमेंट है वो राम और वाम बोल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कोई जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हैंड्स वॉश नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, आप पूरे इंडिया को देख रहे हैं ना, आपको आप बिल्कुल। देखिए आशंक जी, ये देश की महिला की सुरक्षा का सवाल है। अगर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला की सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं तो वो देश के किसी भी कोने की महिला के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। बातचीत करेंगे इस पर। अखिलेश सिंह जी विशेष संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी व्यापक असर आज क्या देखने को मिला है, जिस तरीके से डॉक्टर्स ने आज कार्य बहिष्कार किया? अनम्यूट कीजिएगा। कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ घटना हुई, घटना के बाद दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं लगातार और डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सभी केंद्रीय हॉस्पिटल जो भी जितने भी हैं वहां पर डॉक्टर्स का रेजिडेंट डॉक्टर्स वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक भी सभी डॉक्टर्स मिलकर वहां से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय गए थे। वहां पर कुछ डॉक्टरों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। शायद कहा जा सकता है उसका ही कुछ आज परिणाम या असर रहा होगा, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि अब स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ से जुड़े हुए किसी भी वर्कर के साथ अगर कोई भी बदसलूकी या कोई भी किसी तरह का अपराध किया जाता है तो ऐसे मामलों में 6 घंटे के भीतर एफआईआर स्वतः दर्ज करनी होगी। भले ही उसमें शिकायत कोई करता है नहीं करता, अगर ये मामला प्रकाश में आता है तो ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के तरफ से एक ये कदम उठाया गया है। और लगातार ये मांग भी की जा रही थी डॉक्टर्स के तरफ से कि कोई न कोई
कार्रवाई ऐसी और कोई न कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि हेल्थ वर्कर के साथ इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जहां तक सवाल है कि अब सीबीआई वहां पर क्या करे, सीबीआई ने राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य पहले थे संदीप घोष, उनको गिरफ्तार कर रखा है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार की जा रही। इसके साथ ही साथ मुख्य आरोपी संजय रॉय है, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जो उस रात जिस दिन ट्रेनी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वो घटना घटी, उस रात नाइट शिफ्ट में जो भी डॉक्टर्स थे, ट्रेनी डॉक्टर्स थे, इंटर्न थे, उनको भी सीबीआई ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ 14 अगस्त की रात में जो करीब 7-8 हजार लोगों की भीड़ पहुंची थी, उनमें भी करीब 2 दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो कार्रवाई चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिला या अभी तक न्याय कितना मिला? बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए फिलहाल इंसाफ की गुहार जो है वो लगाई जा रही है, आगे किस तरीके से न्याय मिल पाता है देखना होगा। आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। राज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। राज शर्मा जी, आपसे सीधे सीधे जानना चाहती हूँ मैं कि कांग्रेस का क्या रुख है इस मामले पर? क्या रुख क्या होना है? ये सवाल ही अटपटा अपने आप में। गलत काम है तो गलत काम के लिए कोई रुख नहीं होता, सीधा एक सिद्धांत होता है कि जितना आप यहाँ भड़क रहे हैं उतना कुछ लोग और सोशल मीडिया पर भड़केंगे या धरातल पर भड़केंगे तो अच्छा रहेगा, देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। कहता हूँ ना, नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे, क्यों नहीं होना, वहाँ एक्शन होना चाहिए। और डॉक्टर ही नहीं, मैं ये पक्ष में नहीं हूँ कि डॉक्टर के संग हुआ तभी हुआ, किसी भी गरीब छप्पर पे रहने वाली लड़की के संग हो, भी हमारे देश को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इसमें मुझे नहीं समझ आई ये इतने दिन क्यों हो रहे हैं। वो संजय, क्या नाम है उसका, संजय जो भी रॉय है वगैरह, शायद उसको फांसी पे टांग दो, 5 दिन में कोर्ट केस पूरी करो, फास्ट ट्रैक। प्रॉब्लम यहाँ पर अब ये नहीं है ना कि एक व्यक्ति था, प्रॉब्लम ये है कि रिपोर्ट्स में ये पता चल रहा है कि इट्स अ गैंग रेप, और एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाकर बाकी के 4 को क्यों छोड़ा जाएगा? सवाल तो यही है। डॉक्टर सीसी का तो विरोध कर रहे हैं। यसी जी, उसे पकड़ेगा कौन? आप और मैं तो नहीं पकड़ पाएंगे ना। हम लोग तो यहाँ पे अपनी बातें कह सकते हैं ना, करना पुलिस को पकड़ना चाहिए। और जो अफसर इस चीज में ढिलाई बरत रहा है उसको सस्पेंड करो तुरंत। अच्छा, इसमें एक्शन क्यों नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। हमारा बोलना ना बोलना बेकार है, हमारे बोलने का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इसमें किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे मीडिया हो, किसी को भी राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। वहां अगर सबसे पहले इंस्टेंस क्या है, थाने में FIR क्यों नहीं लिख रहा वहां का प्रभारी के ऊपर सीईओ के ऊपर कप्तान है, कप्तान के ऊपर सुपरिटेंडेंट है। अब वो करेंगे इस बात को, नहीं कर रहे उन्हें सस्पेंड कर दो। और दूसरी बात देखिए ना, इससे क्या दिक्कत हो रही है, मेरी बात कोई सुन सकता है, उस गरीब का तो इलाज भी नहीं हो रहा ना किसी का। एक वो भी तो होगा ना जो छप्पर पे, मैं आप ही के टीवी में देख रहा था, हर चीज। आप सीधी सा बात है, मुझे नहीं समझ आ रही, सब पता चल गया, 2 डंडे पड़ते हैं पता चल जाता। संजय राय को जहां 3rd डिग्री था सबका नाम बता देगा, उसको क्या रखना है, चढ़ा के पेड़ पर टांग दो, 2 मग्गे नाक से पानी पिलाओ। भाई पुलिस 2 मग्गे पानी, सिर्फ 3रे मग्गे पानी की जरूरत नहीं है उसके लिए, बता देगा कौन मामा चाचा ताऊ था उसके संग। इसमें मैं क्या करूंगा, या हमारे हम 4-5 लोग क्या करेंगे? पर मेरा इतना कहना है, मैं हूं या बीजेपी हो या कोई भी हो, उसे और मीडिया भी, राजनीति करने का कोई वो नहीं है, कोई तरीका नहीं है। वो मर गई, कम से कम लड़की के संग हैवानियत। आविराल मलिक जी, मुझे बहुत बुरा लगता है ये निर्भया 2 हो 3 हो, आविराल मलिक जी नहीं देने। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? देखिए, जिस प्रकार से राज शर्मा जी ने अभी कहा कि इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है, तो सवाल का औचित्य है, इसीलिए एंकर के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। राज शर्मा जी, इस बात को आप याद रखिए। नंबर 2, जिस प्रकार से इस प्रकरण की बात है, तो जहां तक डॉक्टरों का सवाल है, डॉक्टर आक्रोशित हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लेकिन डॉक्टर आक्रोशित यदि हैं तो किस घटना के कारण है? वो कोलकाता की इस घटना के कारण है। और निश्चित रूप से जनता के द्वारा ममता बनर्जी से इस्तीफे की डिमांड की जा रही, क्योंकि ममता बनर्जी ही चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी ही हेल्थ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी ही होम मिनिस्टर है। ये पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है और वही इंडी गठबंधन की नेता है, इसीलिए जिम्मेदारी कांग्रेसियों की भी है। कांग्रेसी भी उनसे कहें इस्तीफे के लिए, क्योंकि जब ये एक मंच पर साथ नजर आते हैं, हाथ में हाथ डालकर मजबूती के साथ, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को कोसते हुए नजर आते हैं, वो सबको मालूम है। उस विषय को भी देखना चाहिए और जनता जानती है कि किस प्रकार से कांग्रेस जनता को बरगलाने का कार्य करती है।
एक और ये ममता बनर्जी के साथ पागल हो गए हो यार, क्या भारतीय जनता प्रवक्ता पागल हो पार्टी गए और हो? नरेंद्र मोदी को क्या कोसेंगे। यहाँ भी पगले ही दिखाओगे आप? ये ममता बनर्जी के विरुद्ध पागल हो घोषणा चुके हो बिल्कुल। करेंगे। स्पष्ट रूप क्या से कह इन्हें रहे हो? क्या जिम्मेदारी पता नहीं देनी चल रहा है? चाहिए, स्पष्ट रूप से इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें इन विषयों पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये विषय ठीक है अविरल मलिक जी, एक सेकंड रुकिएगा। राज शर्मा जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आज आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? आपसे जो सवाल पूछा वो इसलिए पूछा ना क्योंकि कांग्रेस जो मणिपुर पर सवाल उठाती लेकिन संदेश खाली पर सवाल नहीं उठाती, इसीलिए आज मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका रुख क्या है, बता दीजिए जरा, हम भी थोड़ा स्पष्ट हो जाएं। सुन लीजिए, मैं दावे के संग कहता हूं, मुझे ये मत बताइए कि मेरा सवाल वाजिब है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे डिफरेंसेस देख चुकी हूँ। मैं अपने बार कहता हूँ, मैंने कहा जैसे कि ये बच्चे ने कहा भी कि ममता का इस्तीफा मांगना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नहीं, आप बच्चा इस्तीफा मांगना चाहिए। आवश्यकता नहीं, आप अच्छा, धामी का भी इस्तीफा मांगना चाहिए। जी बच्चा ही कहा है, आपको बूढ़ा नहीं कह दिया है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? रुक जाइए, यहाँ हम अलग मसले पर बात कर रहे हैं। आधी उम्र से भी कम हो, मेरे लिए बच्चे ही जैसे हो, कोई बुरा तो नहीं कह रहा। मैं कह रहा धामी, एक बार कह दो। अच्छा सुनो, अरे धामी अविरल मलिक जी प्लीज रुक जाइए। अरे मैं कह रहा, आपने कहा मैं सकारात्मक रवैया का व्यक्ति हूँ, नकारात्मक बातें मुझे पसंद नहीं है। आपने कहा ममता राज शर्मा जी, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप धामी का भी तो मांग लो, वहां पे भी तो स्टाफ नर्स का बलात्कार हो गया, वहां भी तो गैंग रेप के चांस लग रहे हैं। अब एक मुझे नहीं समझ आई, आप कहाँ बोलते हो? बचपना मत, अभी बचपना मत दिलाओ, ये बचपनों को छोड़ोगे आप भाई, सीरियस हो जाओ कभी। ठीक है राज शर्मा जी रुकेगा, बेहल आनंद जी का रुख कर लेते हैं। बेहल आनंद जी, देखिए डॉक्टर्स का जो रोष है आज वो धरातल पर नजर आया और एकजुटता भी आज साफ तौर पर नजर आई, और आज कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जिस तरीके से सड़कों पर नजर आ रहे हैं ये साफ दर्शा रहा है कि लोग कितना ज्यादा गंभीर है इस मामले को लेकर और महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर। और जितनी गंभीरता के साथ आज ये हड़ताल जारी है, 8वां दिन हालांकि हड़ताल का हो चुका है, लेकिन आज ये जो पूरे देश भर में एक व्यापक असर आज देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि इसका असर जरूर होगा। ठीक है मैडम, मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरा जो सवाल है, मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट केंद्र सरकार से है। क्या केंद्र सरकार इतना लाचार है? जिस व्यक्ति ने 370 हटाने में उनको समय नहीं लगा, 35 पे हटाने में जो नामुमकिन चीजें था हटाने में उनको समय नहीं लगा, लेकिन क्या केंद्र सरकार वास्तव में इतना लाचार है कि आज ममता दीदी के राज्य में जो घटना हुआ है, ममता दीदी के राज्य में घटना हुआ है, घटना के बाद कम से कम 6 से 7 हजार लोग पब्लिक अस्पताल में फिर से घुस करके, क्योंकि उनके अंदर कोई डर नहीं है, उनके अंदर में डर नाम का कोई चीज है ही नहीं, खत्म हो चुका है। लेकिन क्या केंद्र सरकार इतना लाचार है कि उनको घटनाओं को, जो आरोपी उनको पकड़ाने को, उनको अपनी पुलिस व्यवस्था को करने से बेहतर वो कर क्या, आप कुछ समझ सकती हैं कि वो खुद ही हड़ताल कर रही हैं, वो स्ट्राइक कर रही, खुद रैली निकाल रही है कि यहाँ के जिसने जो क्राइम किए हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। तो आप सोचिए कि केंद्र सरकार क्या इतनी, मेरी सवाल है, क्या इतनी लाचार है? मुझे लगता है इसमें केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार एक्शन नहीं, घटनाएं हमेशा होती रहेगी। और ये एक उदाहरण होना चाहिए जो मैं न्यूज मीडिया के माध्यम से यही केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूं, हमारा समस्त डॉक्टर समाज जो है, हमारा मेडिकल समाज, उनसे एक सुरक्षा का डिमांड करता है, वो मांग करता है, उसमें उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं तो करेंगे तो उनके राज्य में, आज तक पश्चिम बंगाल में जो घटना हो रहा है ये होता रहेगा, उनके राज्य में घटनाएं होंगी और ममता दीदी अपने जो टीम है पूरी काफिला के साथ पूरा निकल करके आप खुद वो मांग करेंगी। तो आप सोचिए कि जो मुख्यमंत्री खुद अपने राज्य में कानून व्यवस्था के लिए खुद डिमांड कर रहा है, तो राज्य को कैसे चलाएगा? मुझे लगता है इसमें केंद्र सरकार को नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सब कुछ खराब हो जाएगा और वो रास्ते पे कहीं कहीं चल रहा। केंद्र सरकार से घटना की प्रवृत्ति ना। बिल्कुल बेहल आनंद जी, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होगा। साथ ही साथ बात सिर्फ मेडिकल के लोगों की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे देश की हर एक बेटी की है, हर एक उस महिला की समस्या है जो वर्किंग है, जो काम करती है और नहीं भी करती तो कई महिलाएं ऐसी हैं जो घर पर भी सेफ नहीं है। तो इस पर एक कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है।
देखिए महिला कैसे सेफ होंगी, एक तो मान बदलना, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारे देश को चला रहे हैं, जब वो स्थिरता देंगे, उसके साथ एक कदम उठाएंगे, तभी जाकर के होगा। और महिलाएं, मैं सिर्फ मेडिकल जगत की बात नहीं कर रहा हूँ, आज चाहे मीडिया जगत की हो, चाहे मेडिकल जगत की किसी IT सेल की हो, शिक्षक, आप कहीं भी देख लीजिए घटनाओं का रीजन क्या है, क्योंकि किसी उनके अंदर डर नहीं है। तो सरकार को ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए, महिलाओं के लिए ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उसको करने से पहले 10 बार उनको सोचना पड़े, और ये विकृति बदलनी पड़ेगी। जब तक सरकार ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएगी, जब तक मानसिकता नहीं बदलेगा, कि घटनाएं कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। आशंक कैरन जी। जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स के लिए भी कानून बहुत सालों से है, महिलाओं के लिए भी कानून बहुत सालों से है। यहाँ पे जरूरत है एक इच्छा शक्ति की, वो इच्छा शक्ति लैकिंग है, चाहे वो आप ब्यूरोक्रेट से लेके, पुलिस से लेके, सरकार से लेके और अपने न्यायालयों तक आप देख लीजिए, वो इच्छा शक्ति लैकिंग है। कल भी कानून बने थे डॉक्टर्स के लिए, आज भी बन रहे हैं, कल भी महिलाओं के लिए कानून बने थे, आज भी बन रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ता है, हमें डंडे खाने पड़ते हैं, मरीजों का इलाज बंद करना पड़ता है। हमारा वोट बैंक नहीं है, डॉक्टर्स का और महिलाओं का को एक वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाता। जब तक ये सिस्टम हमारा इतना रॉट हो चुका है कि जब तक किसी को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाएगा, जब तक कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होगा, किसी ब्यूरोक्रेट का, पुलिस वाले का, नेता का, या किसी जज का, या किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी का, तब तक उसको कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। उस चाहे वो कितना शिक्षित वर्ग है, चाहे वो कॉमन मैन है, उसे सड़क पे आके जब तक वो जुलूस नहीं निकालेगा, एक नॉर्मल प्रक्रिया से उसका सॉल्यूशन, उन लॉस को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। यहाँ जरूरत है उस इच्छा शक्ति की, और अगर ऐसा नहीं आशंक जी, देखिए ये चीज से मैं थोड़ा सा डनाई करती हूँ, क्योंकि महिलाएं जो है ना, वो देश की आधी आबादी में गिनी जाती हैं, और देश की आधी आबादी एक बड़ा वोट बैंक है, सरकार गिराने के लिए भी, बचाने के लिए भी। कहूंगा कि इस पूरी महिला शक्ति को एक हो जाना चाहिए। ये जो विभिन्न चीजों में बटे रहते हैं, रिलीजन, कास्ट के हिसाब से, इनको एक पर्टिकुलर एक शक्ति के रूप में आ जाना चाहिए। उनको भी अपना एक वोट बैंक, कि हमारा हक जो देगा हम उसी को वोट देंगे। तो चलिए, ये तो चलिए महिला शक्ति के, आप डॉक्टर्स के हक पे आ जाइए ना। अगर कोई वोट बैंक नहीं है, तो क्या आप उसको सही और गलत में आंकेंगे ही नहीं, जब तक वो सड़क पे आके जुलूस नहीं निकाले। ठीक है आशंक जी, मैं वापस आती हूँ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके सुरेश अवस्थी जी है, बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, बंगाल की बहुत शर्मसार घटना है। माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ की सरकार को तुरंत तत्काल बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और जो महिला डॉक्टरों के साथ बदवसूली हुई है, उसकी बेइज्जत की गई है, उसके साथ घिनौनी हरकत की गई है, ऐसे को तो कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का मामला है और सभी आम जनमानस का मामला है, तो उसके शरीर से खेला गया है। ये गंदा काम है, ये भविष्य में ऐसा काम न करें, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। राज शर्मा जी, विपक्ष को एकजुटता नहीं दिखानी चाहिए क्या ऐसे मामलों में? नहीं, मेरी बात सुनिए। सुनाइए। जैसे मैं एक बात सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये एक्शन कौन ले सकता है? सही, आप पक्ष हट जाए, हमारा विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के लिए दे दो, फिर हम पे बात करें। आप ये सवाल होना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, इन्होंने 3-4 बातें बहुत गौर करने वाली कही, शायद बीजेपी वालों को माइंड में नहीं जाएगी। हालांकि अच्छा नहीं लगता आज के टाइम में मैं बीजेपी कांग्रेस करूं, मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूं। ये वहां पे हुआ, जिसने वो रेप कांड किया वो तो भक्षक था, लेकिन अगर पुलिस सही से काम नहीं कर रही, तो वो रक्षक भक्षक बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं, उन पर एक्शन लेने लोगों। जब दरोगा जी बैठे हैं, वो दरोगा जी क्या कर रहे हैं? IG, DIG, कमिश्नर क्या कर रहा है वहां पे? मैं कह रहा हूं, वहां पे ममता सरकार नहीं कुछ कर रही, ये सरकार क्या कर रही है वहां पे? एनडीए की सरकार को नहीं करना है वहां पे कुछ, ये बैठ के सिर्फ बात करनी है। मैं फिर एक बात को आगाह कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को आगाह कर रहा हूं, अगर आप इस्तीफा मांगे तो ममता के संग मांगे, तो धामी जी का भी मांगे। आप इस सिस्टर को वो करा गया। बहुत बहुत राज शर्मा जी, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है कि आपको धामी का भी इस्तीफा चाहिए। पहले एक इस्तीफा तो ले लीजिए, का चाहिए। फिर राजस्थान में पहले जब हुआ था, उस समय भी इस्तीफे की मांग कर लेते, लेकिन तब राजस्थान में इस्तीफे की पहल नहीं करी गई। मुझे यही प्रॉब्लम है कि जब कांग्रेस शासित राज्यों में कुछ होता है तो कांग्रेस के मुंह से आवाज नहीं निकलती, जब बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता है तो आप चीख चीख कर बात करते हैं। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है राज शर्मा जी, आप कर रहे हैं यहाँ पर हिपोक्रेसी वाली बातें। हाँ आशंक कैरन जी,
कांग्रेस की सरकार नहीं है। मैं बस यही बात कहना चाहूंगा, ये डिस्कशन चलते रहेंगे पॉलिटिक्स के, इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि इसको वोट बैंक की तरह ना देखा जाए, जो जायज चीज है उसके लिए लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जब तक इच्छा शक्ति नहीं जगेगी ऐसा नहीं होगा। और अगर इसके बाद इतने सालों से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, घटनाएं इस तरह होंगी और उसके बाद होने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं निकलेगा, वो दिन दूर नहीं है। जैसे जंगल में जो एक आम आदमी नक्सल बन जाता है, क्या करेगा आप बताइए। हम लोग नक्सल तो नहीं बनेंगे, लेकिन हम लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि हम इलाज करें ना करें, हमारे खिलाफ लॉज हैं, हम इमरजेंसी केसेस ना लें, हम सीरियस केसेस लेना ही बंद कर दें, हमारे खिलाफ तो वायलेंस होना है, या महिलाएं जो है वो जाना ही बंद कर दें। क्या महिलाएं जाना ही बंद कर देंगी रात को? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां रात में महिलाएं ना जाएं, जहां डॉक्टर्स इमरजेंसी ना देखें? अभी आप इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही डिस्कशन में उलझी हुई हैं। क्या वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या जो लोग महिलाएं रात में जाती हैं, क्या उनको जाने का, अपना ड्यूटी करने का हक नहीं है? क्या डॉक्टर्स को इमरजेंसीज ले? देखिए अशंक जी, बेसिक प्रॉब्लम बस इतनी है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। वो किसी भी सरकार में हो, कोई भी सरकार हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। अवरल मलिक जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। जी देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का भी ये विषय है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा मेजर इशू है। और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से निरंतर घटनाएं घटित हो रही है, वो ममता सरकार की मेजर फेल्योर है। ममता सरकार की बिल्कुल स्पष्ट फेल्योर है। जिस तरीके से वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है, महिला सुरक्षा का किसी प्रकार से वहां दूरबीन से महिला सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही है। महिला सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। महिलाओं का शोषण हो रहा है तो सबको नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ताओं, कांग्रेस के नेता हो, ये इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर इस मुद्दे की बात की जाएगी, तुरंत इन्हें उत्तराखंड याद आ जाएगा। अगर उत्तराखंड की ये बात कर रहे हैं तो फिर हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, जब इनकी सरकार हुआ करती थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उससे। लेकिन इन्हें समस्या हो जाएगी। यही कांग्रेसियों की समस्या सबसे बड़ी। और ठीक है, देखिए अवरल जी, मैं इस पर नहीं जाना चाहती क्योंकि मुद्दे बहुत है, बातचीत बहुत है। फिर मणिपुर पर भी 2 शब्द कहने चाहिए थे, नहीं कहे गए, अंत में कहे गए, और वो भी काफी दुखद रहा है। तो समस्या यही है कि यहाँ पर जो शासित राज्य है, जिनके वो उस हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। पर समस्या यहाँ पर जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स कह रहे थे, बेल आनंद जी ने भी कहा, अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि मुद्दा यही है कि महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, वो देश के किसी भी कोने में रहती है। अशोक जी माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में बात कर रहे थे इंसाफ कप, कोलकाता में हुए रेप कांड को लेकर। आपको बता दें कि आज आईएमए के आह्वान पर जिस तरीके से डॉक्टर्स की हड़ताल देखने को मिली, कार्य बहिष्कार किया गया, उसका व्यापक असर पूरे देश में देखने को मिला है। और लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।